Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Clear. And today is our sixth lecture about the topic motion, that is a part of our class 9 physics course. So before going on, I would like you all to please like, share and subscribe my channel. So let us move on. So हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बात करी थी अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन. हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को अच्छे से पढ़ लिया था. हमने 6 इक्वेशंस करी थी जिनमें से पहले की 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लास्ट की 3 कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट थी. सो आज हम करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी. आज हम करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी. अब मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है? एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बट हम इसे थोड़ा ब्रीफ में ही समझेंगे जितना हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे फिर दिमाग घूम जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगा. सो जितना समझना चाहिए आज हम उतना ही समझेंगे. मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अंदर चलाएं, जब एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से मोशन में आए, जब एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट या डिसेलरेट ग्रेविटी करे, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी. और ऐसा कब होता है? जब हम चीज़ें ऊपर की तरफ फेंकते हैं. जब हम चीज़ें ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटी नीचे की साइड खींचती है, उसको डिसेलरेट करती है. जब चीज़ें हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तब ग्रेविटी उसको एक्सेलरेट करती है. सो ये होता है मोशन अंडर ग्रेविटी. ये आपको लग तो रहा होगा कि ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, बस क्या है ऊपर नीचे तो फेंकनी है चीज़ें. नहीं, पर ये बहुत डीप टॉपिक है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो अभी हम इक्वेशंस करेंगे उसको समझने से पहले हमें इसके थोड़े फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए जो अभी हम करेंगे. ओके, सो जब आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हो तो वो ऊपर जाकर नीचे भी आती है. क्यों आती है? ग्रेविटी की वजह से. कैसे आती है वो हम ग्रेविटी चैप्टर में करेंगे, जो हमारा थर्ड चैप्टर है. सो जब हम ग्रेविटी चैप्टर कर लेंगे तब आपको ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी. अभी जितनी क्लियर हो रही है करो. ओके, सो जब हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे भी आती है. सो मान लो जब हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो हम एक फोर्स लगाते हैं, हम उसे एक वेलोसिटी देते हैं, और जो वेलोसिटी हम उसे ऊपर फेंकने के लिए देते हैं दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी. वो यू होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी. जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं सो वो होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी. क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को वेलोसिटी ही नहीं देंगे तो वो ऊपर जा ही नहीं सकती. ओके, सो वो रेस्ट पर होगी. हम एक इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, ऑब्जेक्ट जाती है ऊपर. फिर आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट कुछ देर ऊपर जाती है. जितनी जोर से फेंकेंगे उतनी ज़्यादा ऊपर जाएगी, जितना धीरे से फेंकेंगे उतना कम ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर जाकर वो रुक जाती है. ठीक है, सो यहाँ पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है ज़ीरो, क्योंकि वो रुक जाती है. सो हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी में वी ज़ीरो होती है. वी हम इसे नहीं लेते जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाती है, हम उसे लेते हैं जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पीक पर होती है. इसे हम हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं या पीक कहते हैं. सो तब होती है ज़ीरो. और जब ऑब्जेक्ट नीचे आ जाती है, तब जो वेलोसिटी होती है ना, बात ये ऐसे u1 मानो, इसे मान लो कि ये x वेलोसिटी है. u वेलोसिटी से ऊपर गई, v वेलोसिटी से पीक पर पहुंची, x वेलोसिटी से नीचे आई. सो जब ये ग्राउंड को टच करेगी ना तब इसकी वेलोसिटी x u के बराबर होगी. ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं. और क्यों होती है अभी 10 मिनट में समझाता हूँ. थोड़ी और चीज़ें समझ लो, उसके बाद ये भी समझ लेना. सो ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ऊपर पीक पर जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. जब वो नीचे आएगी, ग्राउंड को टच करेगी, तब x मान लो x वेलोसिटी से नीचे आई, सो x u के बराबर होगा. ओके, सो ये बात हो गई. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर किसी चीज़ को हम मोशन में लेकर आते हैं तो वो मोशन में चलती रहती है इनर्शिया की वजह से. वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे डेप्थ में. सो ऐसा क्यों होता है कि हमने इसको नीचे से फेंका और वो ऊपर जाकर रुक गई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगा रही है. ग्रेविटी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है. जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है तो ग्रेविटी नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है, मतलब
डीसेलरेट करती है ऑब्जेक्ट को, डी एक्सेलरेट करती है। और जब ऑब्जेक्ट नीचे की साइड आ रहा होता है, ग्रेविटी चाहती है कि सारी चीज़ें उसके पास रहे, ठीक है। ग्रेविटी चाहती है कि कोई भी चीज़ उससे दूर ना जाए, सारी चीज़ें उसके पास रहें। सो क्या करती है कि अगर कोई चीज़, मान लो ये अर्थ है, ग्रेविटी कौन कौन अप्लाई करता है, ग्रेविटी कौन अप्लाई करता है, अर्थ अप्लाई करती है। सो अर्थ चाहती है कि सारी चीज़ें उसके पास रहे और उसमें उसकी मदद करती है ग्रेविटी। आप इसको अभी ऐसे समझो, ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। सो क्या करेगी, अगर कोई चीज़ अर्थ से दूर जा रही होगी, अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंके तो वो अर्थ से दूर जा रही है। सो अर्थ कहेगी ये चीज़ मुझसे दूर जा रही है, ग्रेविटी कहेगी अभी मैं इसको नीचे खींच के लाती हूँ, ठीक है। सो ग्रेविटी उसको धीरे धीरे स्लो डाउन करती है और नीचे लेके आ जाती है। फिर अब अर्थ चाहती है कि सारी चीज़ें उसके पास रहें, तो कोई चीज़ अगर उसके पास आ रही होगी तो उसको फटाफट से ले लेगी, ठीक है, ताकि वो चीज़ उससे दूर ना चली जाए, तो उस चीज़ को फटाफट से ले लेती है। सो अर्थ कहता है कि देखो ये चीज़ मेरे पास आ रही है, ग्रेविटी कहती है फटाफट से खींच के अर्थ के पास ले आती है। सो आप ग्रेविटी को इस तरीके से समझो। सो जो एक्सेलरेशन या जो डिसेलरेशन ग्रेविटी प्रोवाइड करती है वो कांस्टेंट रहती है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एन एल्टीट्यूड। मतलब अगर आप एक एल्टीट्यूड पर देखोगे तो वो कांस्टेंट रहेगी। सो ये जो वेरिएशंस है अभी आप इसे भूल जाओ, ये हम ग्रेविटी चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, अभी उसमें हमें दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी हम इतना समझेंगे कि जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन प्रोवाइड करती है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो सेम रहती है। उसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से, और वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली वो 9.7 कुछ होती है, और हम राउंड करके 9.8 ले लेते हैं, और ज़्यादा राउंड कर लेते हैं तो हम 10 ले लेते हैं। सो अभी के लिए हम 10 मानेंगे, और अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो 9.8 ले लेना, कुछ गलत नहीं होता वो। सो 10 या 9.8, यही दो वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं। जब हम आगे बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक सर्च में जाते हैं तब हम एक्यूरेट वैल्यू लेते हैं 9.7 जो कुछ भी होता है, ठीक है। सो ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप कहोगे ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है वो तो उसे धीरे करती है, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी फिर तो ऑब्जेक्ट और तेज़ी से ऊपर जाना चाहिए। मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मैग्नीट्यूड 10 या 9.8 होता है, 10 ले लो या 9.8 सेम है। इसका मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड 10 रहेगा। बट अब हमने क्या बात करी थी, डायरेक्शन की। सो यहाँ पर जो हमने स्टैंडर्ड माना था वो वायलेट हो जाता है, वायलेट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटी ग्रेविटी मान लो जब हम देखते हैं किसी चीज़ को, सो बिलीव, हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम ऐसे देखते हैं कि ये चीज़ ऊपर है, हम कहेंगे ना कि ये पॉइंट ऊपर है, ये पॉइंट नीचे है, हम ऐसे ही देखेंगे। अगर मैंने दो पॉइंट्स लगाए तो हम कहेंगे ये वाला पॉइंट ऊपर है, ये वाला पॉइंट नीचे है। बट ग्रेविटी अर्थ से जुड़ी हुई है। सो अर्थ कहता है ये वाला पॉइंट ऊपर है, ये वाला पॉइंट नीचे है। अर्थ के लिए ये चीज़ उल्टी हो जाती है। अर्थ कहता है ये वाला पॉइंट ऊपर है, ये वाला पॉइंट नीचे है, ओके। सो अर्थ के लिए ये चीज़ उल्टी हो जाती है। सो क्या होता है, अर्थ के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, हमारे लिए वो ऊपर जा रहा है, अर्थ के लिए वो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, अर्थ के लिए वो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो नेगेटिव हो जाती है। सो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। सो ये एक मेथड था समझाने का, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं तो आप इसे कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो यार, कि ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींचती है। सो जो वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगी। जो फोर्स दिया हमने वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो ग्रेविटी की है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो क्या हो गया, दोनों उल्टी डायरेक्शन में हो गए, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ओके। अब जब हम ऊपर से फेंकते हैं, फोर्स हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में दी है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नहीं तो कॉमन सेंस है कि यार ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींचती है, तो जो वो एक्सेलरेशन ऊपर जाते समय प्रोवाइड करेगी वो नेगेटिव होगी, जब वो नीचे आते समय प्रोवाइड करेगी तो वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। सो ग्रेविटी के केस में कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर हमारा
जो हमने स्टैंडर्ड चूज़ करा है वो एप्लीकेबल नहीं होता। सो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है तो -10 हो जाती है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, फर्क डायरेक्शन का आता है, फर्क आता है हमारी डायरेक्शन का। ओके, और जब ऑब्जेक्ट नीचे आती है तो वो +10 हो जाता है। फर्क किस चीज़ का आया? डायरेक्शन का। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। सो ये हो गया हमारा जी। अब ऐसा क्यों होता है कि x = u हो जाता है? क्योंकि सुनो, अब u है, फाइनल वेलोसिटी v 0 है, 0 = u प्लस gt, सॉरी u माइनस gt, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ग्रेविटी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी की वजह से ऊपर जा रही है तो नेगेटिव जी अप्लाई होगा। वो उसको नीचे की साइड खींचेगी तो उसकी स्पीड स्लो होगी, डिसेलरेट होगी, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। फिर अब यहाँ पर u 0 जाता है। अब जब ऑब्जेक्ट नीचे आने लग जाता है ये u बन जाता है, ये v बन जाता है। सो u 0 हो गया, सो x आ जाएगा 0 प्लस gt। ओके, u को इस साइड लेके आओ, 0 को उस साइड लेके जाओ, सॉरी gt को आप इस साइड ले जाओ, सिंपल। u = 0 प्लस gt, x = 0 प्लस gt। इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं? u की वैल्यू सेम है, x की वैल्यू सेम है, इसका मतलब x = u। आ गया, समझ में आ गया x = u क्यों होता है? सो ये चीज थी। ओके, सो फर्क सिर्फ डायरेक्शन का पड़ता है, मैग्नीट्यूड का नहीं पड़ता। इस चीज को दिमाग में बिठा लो। अब जब जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ फेंकते हैं, इसको जब हम ये हाइट ये मैक्सिमम उस पर पहुँच जाता है तो इसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। जो ये डिस्टेंस होता है, इतना डिस्टेंस, जो इतना डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इसे हम h से डिनोट करते हैं, कभी कभी x से भी कर देते हैं। ओके, सो ये होती है मैक्सिमम हाइट, इसे हम h से डिनोट करते हैं। सो जब एक ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट से फाइनल पॉइंट पे जाता है, वो वापस इनिशियल पॉइंट पर ही आता है। आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे वो वापस आपके पास आएगी, जब तक आपने अपना एंगल चेंज नहीं करा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपने सरफेस से 90 डिग्री पर फेंका। अगर आपने 89 डिग्री भी कर दिया ना तो भी वो थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा। आपने एग्जैक्ट 90 डिग्री पर फेंका है। ओके, तो 90 डिग्री पर फेंकोगे ऑब्जेक्ट वैसे ही वापस आएगा। ये उसी की तरह है जैसे लाइट का लॉ होता है ना, द एंगल ऑफ इंसिडेंस = एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ उसी तरीके से मान लो। सो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है और नीचे आता है, इस टोटल टाइम को, ऊपर जाके नीचे आने में जो एक टोटल टाइम लगता है, इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, जो एक टोटल टाइम लगता है ऊपर जाके नीचे आने में, इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू मैक्सिमम हाइट, जितना ये टाइम लगता है इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट का मतलब समझ में आता है ना, चढ़ना। चढ़ना मतलब ये चीज यहाँ से चढ़ रही है ऊपर, सो टाइम ऑफ एसेंट। जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पीक से वापस इनिशियल पॉइंट पर आता है, उतने टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। उतने टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और मजे की बात यह है कि टाइम ऑफ एसेंट = टाइम ऑफ डिसेंट। ये दोनों इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? इसी इक्वेशन को थोड़ा तोड़फोड़ करके देख लो, आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अब हमने ये देख लिया। सो इसी इक्वेशन को थोड़ा तोड़फोड़ करो, आ जाएगा t = t। ओके, सो ये बात होती है टाइम ऑफ एसेंट = टाइम ऑफ डिसेंट। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट = टाइम ऑफ फ्लाइट। ट्वाइस टाइम ऑफ एसेंट = टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब क्या आया? टाइम ऑफ असेंट हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जितना टाइम ऊपर जाकर नीचे आने में लगेगा उससे आधा टाइम लगेगा नीचे से ऊपर जाने में, और उतना ही टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में। ठीक है, सो ये थे इसके कुछ फंडामेंटल्स। ओके, और हम
इसको इतने अलग केस में क्यों पढ़ते हैं? हम मोशन अंडर ग्रेविटी क्यों पढ़ते हैं? हम मोशन अंडर और किसी चीज़ को क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ग्रेविटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी हमारे लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए नाउ अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, ये थे इसके सारे फंडामेंटल्स। और कुछ अगर मेरे माइंड से स्किप कर गया होगा तो आगे पढ़ाते समय आ जाएगा, एंड देन आई विल टेल यू। सो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ये तो थे कुछ फंडामेंटल्स और हमने इसमें अपने 15-20 मिनट इन्वेस्ट कर लिए हैं, बट चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ गई। सो नाउ मोशन अंडर ग्रेविटी में अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी इक्वेशंस को मैनिपुलेट करेंगे इस तरीके से कि हम डायरेक्टली उन्हें ग्रेविटी के अंदर पढ़ सकें। लाइक फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आपको समझ में आएगा कि कुछ खास मैनिपुलेशन नहीं है, बस एक ही जगह हमने g डाल देना है और उसकी डायरेक्शन के साथ। सो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो g नेगेटिव होगा, तब हमारी इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू माइनस सी टी। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा तब हमारी इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तब v तो जीरो ही हो जाता है, हाईएस्ट पीक से नीचे आएगा, v जीरो हो जाता है जब तक सॉरी u जीरो हो जाता है हमारा v, तब हमारा u जीरो हो जाता है। लेकिन एक केस होता है जिसमें हमारा u जीरो नहीं होता। क्या होता है वो, कि आप एक बिल्डिंग पर खड़े हो, और आपने एक बॉल नीचे फेंकी और आपने ऐसे जोर से फेंकी, आपने जोर से जोर लगा के बॉल नीचे फेंकी, आपने सिर्फ ऐसे ड्रॉप नहीं करी है, ठीक है। लाइक ये कैप है, इसको अगर मैं सिर्फ ऐसे ड्रॉप करूंगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो थी, जैसे ही वो छुटी वैसे ही उसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो थी। बट अगर मैं इसको ऐसे जोर से नीचे फेंकूंगा, इफ आई थ्रो इट विद अ फोर्स, अगर मैं इसको जोर से नीचे फेंकूंगा then it will have some initial velocity, तब इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। उस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती, ठीक है। सो अब जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तब v इज इक्वल टू जी टी बन जाता है, नो नीड टू टेल इट, ओके। सो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन की मैनिपुलेशन, और इसी तरीके से बस हम एक ही जगह g लगा देंगे अपनी सारी इक्वेशंस में और उनको कर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। दोबारा से दो केस लेंगे, जब वो ऊपर जाती है और जब वो नीचे आती है, ओके। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी जब वो ऊपर जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, जब हमने उसे ऊपर की तरफ छोड़ा है, प्लस, चलो पहले प्लस लिख देता हूँ उसके बाद आगे वो कर दूंगा, नेगेटिव जी आ जाएगा क्योंकि ऊपर की साइड जी नेगेटिव होता है, टी स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, आगे ब्रैकेट खोल लेंगे, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तब h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जब u जीरो हो जाएगा तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, u इज इक्वल टू जीरो, देन h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। सो थर्ड इक्वेशन को भी इसी तरीके से कर लेंगे। सो मेनली इस टॉपिक में कुछ खास नहीं था, इस टॉपिक में ये जो मैनिपुलेशन थी ये कुछ खास चीज़ नहीं थी, 5 मिनट का काम था। मेन चीज़ थी हमें ग्रेविटी के फंडामेंटल्स को समझना, जो मोशन अंडर ग्रेविटी के फंडामेंटल्स होते हैं, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू यू जो होता है, जो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, ऐसा क्यों होता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझना, ये चीज़ थी बेसिक। जो मेरा मोटिव था ये टॉपिक पढ़ाने का, नहीं तो ये आपकी एनसीईआरटी वगैरह में कहीं नहीं दिया है। सो मेरा मेन मोटिव यही था, ये सारी चीज़ें समझाने का। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये थी। अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा सो a वुड बी माइनस जी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 2gs। और जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा तब
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। जब u 0 हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। ओके, सो दिस वाज नॉट अ ग्रेट डील, ये सारी चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं थी। सो ओके, तो ये तो सिर्फ 5 मिनट का काम था, मेन काम था जो हमने पहले करा था। ओके, सो दिस वाज आवर मोशन अंडर ग्रेविटी। और इसके अंदर काफ़ी और सारे भी केसेस होते हैं, बट वो केसेस मुझे लगा कि पढ़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा नॉलेज और आप इस सब के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल पोस्ट मोर नोट्स इन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ज्वाइन। सो दिस वाज आवर मोशन अंडर ग्रेविटी। So still we have 10 minutes, so we can go on with the graphical representation. अब आता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टॉपिक हमारे पास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसके बाद हमारे पास बस एक टॉपिक और बचेगा, सर्कुलर मोशन। वो भी बस एक लेक्चर का काम होगा एंड देन वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। जो आपको प्रैक्टिस वगैरह चाहिए होगी दैट आई विल गिव, इफ़ यू वांट you can tell me. So graphical representation, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। ओके, सो जब हम मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मोशन को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे 3 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज टैब्यूलर फॉर्म, सेकेंड इज मैथमेटिकल फॉर्म, and the third is graphical form. Graphical form, okay. Tabular form क्या होता है? अब हमने कहा t is हमने एक टेबल बना लिया, okay. So here is our table, रफ सा टेबल है, कुछ स्ट्रेट लाइंस नहीं मारी है। यहाँ पर हम अपना t दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम अपना वेलोसिटी दिखा रहे हैं, कितनी वेलोसिटी थी। तो जब t 0 था तब मान लो वेलोसिटी 5 हो गई, जब 1 था तो 10 हो गई, जब 2 था तो 15 हो गई, 3 था तो 20 हो गई। ओके, सो ये है हमारा टैबुलर फॉर्म कि हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया अपना मोशन। ओके, सो हम यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी में 5 है, फाइनल वेलोसिटी 20 है, टाइम भी मिल गया, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी। तो इतने से टेबल में हमने पूरा मोशन डिस्क्राइब कर दिया। अब अगली चीज़ मैथमेटिकल फॉर्म, जो हमने अभी करी है, जो हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा था। ये होती है मैथमेटिकल फॉर्म कि हमने वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। और ये अभी अभी हमने डिस्कस करा है पिछले और आज के लेक्चर में। सो अब आती है हमारी ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म मतलब हम उस चीज़ को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और ग्राफ हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट नहीं लेंगे, हम चारों क्वाड्रेंट लेंगे। ओके, सो आई बिलीव कि अभी आपका मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट नहीं हुआ होगा। सो लेट मी टेल यू, अगर आपको पता भी है तो फिर भी एक बार सुन लो। जो ये वाला पॉइंट होता है हम इसे बोलते हैं एक्स पॉइंट, ये होता है एक्स डैश, ये वाई, ये होता है हमारा वाई डैश। सो आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स करा देता हूँ और इतने में ही हमारा 5 मिनट लग जाएंगे शायद। सो हम रिप्रेजेंटेशन अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। सो इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये जो होता है हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये होता है हमारा ओरिजिन। जनरली बात कर रहा हूँ मैं, जनरली जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो होता है इंडिपेंडेंट एक्सिस। इंडिपेंडेंट एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारा होता है इंडिपेंडेंट एक्सिस, और जो हमारा वाई एक्सिस होता है वो होता है हमारा डिपेंडेंट एक्सिस। दिस इज आवर डिपेंडेंट एक्सिस। मतलब लाइक जनरली हम एक्स एक्सिस पर, मैं मोशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मोशन में हम जनरली एक्स एक्सिस पर लेते हैं टाइम। टाइम अब एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब हम अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा हूँ तो क्या टाइम चेंज होगा? नहीं होगा। बट अगर टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। अगर हम मोशन में रहें
मोशन में है और एक्सेलरेशन में है। सो जनरली हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब अगर हम यहाँ पर अगर हम प्लॉट करेंगे इसको, सो दो वैल्यूज होंगी हमारी, एक एक्स एक्सिस पर प्लॉट होगी वैल्यू, दूसरी वाई एक्सिस पर प्लॉट होगी। सो इससे हम अब दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पर डिपेंड करेगी और एक वैल्यू ऐसी होगी जो दूसरी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगी। सो इससे हमें क्या पता चलता है, जब हम इक्वेशन पे लिखते हैं, हमने पिछले साल करी थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सो तब हमने करा था ना कि जनरली हम x को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं, 2x इज इक्वल टू y, उसको हम डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं y को। ओके, सो ये हमने एक स्टैंडर्ड ले रखा है कि x पे हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेंगे, y पर डिपेंडेंट क्वांटिटी। सो टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, बट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन सबको मतलब है टाइम से। सो वो हम लेते हैं y एक्सिस पर। एंड वन मोर थिंग, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे प्लॉट करें तो एक सर्कल बनता है, ये ऐसे एक सर्कल बनता है, तो ये इसका क्वाड्रेंट है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जो ओ एक्स होती है यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आती है, ओ वाई पर भी पॉजिटिव आती है, ओ एक्स डैश पर नेगेटिव आती है, ओ वाई डैश पर नेगेटिव आती है। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू। समझ में आई इतनी बात? ओके। और जनरली हम जब हम मोशन के ग्राफ्स करते हैं तब हम इतना सही ग्राफ बनाते हैं। इतना सही ग्राफ हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन होती है वो हमारी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, बट टाइम हमारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बट कई जगह हमें ग्राफ ऐसे दिया होता है मोशन का भी, कई जगह हमें ग्राफ ऐसे दिया होता है। अब क्या हम इसमें बिचल जाए? नो, हम इसको गलत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल है, काफ़ी लोग नहीं बताते बट बहुत ही बेसिक है और समझना भी बहुत आसान है। So this was all about Cartesian plane coordinate geometry. So let us finish up with today's lecture, and as we have not much time, I was thinking to start graphs today, but हमारे पास इतना टाइम नहीं है. So till then, bye and take care. And if you want to connect with us, you can join us through WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, and Twitter. All the links are there in the description. And so keep on following this course if you want to improve your physics. And before going, please like, share, and subscribe our channel. So till then, bye and take care.